राजेश जी जी। 3 सवाल हैं आपके लिए और एक एक करके सवाल पूछते हैं और आप जवाब देंगे। तो क्या आपने छुआछूत का अनुभव किया है और किस रूप में किया है? मतलब हमारे साथ तो मतलब मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पर तो एक ही अनुभव ऐसा है, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में तो ऐसा नहीं हुआ, कभी अनुभव नहीं किया। लेकिन हम यूपी में थे एक बार, तो हम एक सरपंच के घर गए थे। तो दो लोग थे हम लोग। तो हम सरपंच के घर गए तो पहले तो हमने पूछा, तो उन्होंने बहुत बाहरी, सब आंगन से भी बाहर कुर्सियाँ ला दी 2, और हम वहाँ पर बैठ गए। फिर उसने घर में से पानी लेके आया, तो हाथों में 2 डिस्पोजल लेके पानी आया, और काफ़ी देर बैठे हमें। तो 2 डिस्पोजल में पानी पिलाया, और उसके बाद में बहुत अच्छी बातचीत हुई, और फिर हम आ गए। तो बाद में हमको लगा कि हम उसके घर में थे, लेकिन इसने हमें क्यों डिस्पोजल में क्यों पानी पिलाया। तो हम फिर समझ गए कि ये वैसा मामला है जाति का। और दूसरा क्या सवाल था आपका? किस रूप में देखा है आपने स्थानीय हाँ, क्षेत्र तो में? स्थानीय क्षेत्र में शुरुआत में तो मेरे घर में भी ये सब होता ही था। पहले आम बात थी, और जो करता है उसको तो ये सामान्य ही लगता है। उसे लगता है, उसे तो अच्छा ही लगता है कि ये परंपरा है और मैं इसका पालन कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा है। तो हम भी जब बचपन में छोटे थे तो हमारे घर में भी देखते थे, अलग गिलास रखा जाता था। पहले छोटा घर था, कबीलों वाले घर होते थे, तो ऊपर घर पे रख दिया करते थे, ताकि जैसे ही आए वो अपना उठा ले और उसको हम चाय दे दें, हम दे दें। तो वो सब चलता था। बर्तन अलग होते थे, या तो खाना खिलाते थे तो पातल वातल कुछ अलग रखते थे बर्तन। लेकिन धीरे धीरे जैसे समझ में आया, पढ़ने लगे, अपने आप को जानने लगे, थोड़ा मानवता को समझने लगे, इंसानियत को समझने लगे, तो पता चला कि ये सब सामाजिक परंपराएं बनाई गई हैं, और ये जितनी भी इस तरीके की परंपराएं, ये बहुत ही अमानवीय परंपराएं हैं। और ये तो इससे बड़ा तो कोई पाप भी नहीं है कि आप इंसान से छुआछूत करते हैं एक इंसान के नाते। तो जब समझ पढ़े लिखे बहुत बाहर निकले, चीज़ें समझे, तो फिर समझ में आया कि ये तो गलत है, और तब से तो जो है वो मैं व्यक्तिगत तौर पर इसका पालन नहीं करता हूँ, न ये प्रैक्टिस करता हूँ। जी। एक और सवाल है कि क्या उपाय हो सकते हैं समुदाय के बीच से छुआछूत खत्म हो? क्या तरीके अपना सकते हैं हम लोग? तरीके तो मुझे लगता है कि मेरे जब से जो शेड्यूल कास्ट है, उनसे जो दोस्त बने हैं, या जिनके साथ छुआछूत होता है, वो बहुत सारे अब दोस्त हैं। तो मुझे लगता है कि जब से वो दोस्त बने हैं, तो मेरे घर में आना जाना, रहना, खाना पीना, वो सब चलता है। और घर वाले को भी पता होने के बावजूद भी वो नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्ती वहाँ पर हावी होती है। तो इस तरीके से अलग अलग समुदायों के बीच में दोस्ती एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, और दोस्ती घर तक की दोस्ती, परिवार के साथ में भी दोस्ती। ये ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हम मार्केट में, बाजार में, गांव के चौपाल दुकान पर ही दोस्ती निभा रहे हो, या पार्टी में ही दोस्ती निभा रहे हो। वो घर तक की दोस्ती हो, ताकि वो समुदाय जो जिनके साथ होता है वो घर तक आए, ये उनके घर जाएं। तो इस तरीके से जब घर में आना जाना बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा नज़रिया ये शिफ्ट होगा। दूसरा तरीका, पढ़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग विचारकों को पढ़ना, दुनिया को समझना, इंसान को समझना। तो ये सब जब हम चीज़ें करेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी बदलाव आएगा। संवाद बहुत ज़रूरी है। तर्क के साथ में जब अलग अलग चर्चाएं होंगी, तो ज़रूर लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो एक ऐसी घटना मेरे गांव की भी है, पिछले ही साल की घटना है, क्योंकि हमारे गांव में आदिवासी गांव है, गर्मियों में शादी होती है, और कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग भी हमारे रहते हैं, 1-2 परिवार। तो एक दादा हैं बुजुर्ग, उनकी उम्र होगी 65 के लगभग। तो समुदाय में शादी थी, तो मैं भी गया था। बहुत लास्ट में ख़त्म ही होने वाली थी पंगत। और आदिवासी समुदाय है, छोटा मोटा
शादी करते हैं तो इतना कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी और गर्मी बहुत थी। तो मैं गया वहाँ पर, मैं गया तो मुझे आंगन में पातल लगा दी बढ़िया छाँव में, और उतने में वो दादा भी आए जो शेड्यूल कास्ट से। तो लेकिन दादा को जो है वो बहुत आंगन के बाहर ही ऐसे धूप ही थी वहाँ, तो आधी धूप आधी छाँव इस तरीके का था। और हम सब लोग जो चप्पल उतार के वहीं आ रहे थे खाना खाने के लिए, अंदर आंगन में या टेंट में जा रहे थे, तो दादा को उन्होंने जो है वो वहीं बिठा दिया। और दादा ने भी कोई विरोध नहीं किया, बढ़िया वो आए वहाँ पर बैठे। तो जब मैं भी खा रहा था तो मुझे मतलब बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं कह नहीं पाया क्योंकि बहुत समाज के लोग थे, सामाजिक लोग थे, बड़े लोग थे, तो कह नहीं पाया। लेकिन जात तो छोड़ो, उनकी उम्र देखकर भी हम उनका सम्मान कर सकते थे, या एक इंसान मानवता के नाते भी हम उनको अच्छी जगह बिठा सकते थे। लेकिन वो सब बहुत हावी है जातिवाद की, स्वीकृत है। हाँ, और उनको भी स्वीकृत है, और वो बहुत नॉर्मल लगता है, सामान्य लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं। तो ये सब घटनाएं तो जो है वो आए दिन गाँव में होती ही रहती हैं, कई ऐसी घटनाएं रोज होती हैं। हमारा तो कभी भी इस तरीके पर ध्यान जाता है। नमस्ते, शिवम नाम है मेरा, और मैं हरदा जिला मध्य प्रदेश के ग्राम कमताड़ा का रहने वाला हूँ। छुआछूत जो है वो कोई नया मुद्दा नहीं है, बचपन से हम इसे देखते आ रहे हैं। जब मैं छोटा था तब मैं एक सरकारी विद्यालय में अध्ययन करता था, प्राथमिक शाला कमताड़ा में। और एक जो है वो चर्मकार समुदाय की एक दीदी थी, तो वो चूंकि हम बचपन में छोटे होते हैं तो दीदी हमें खिलाती है, तो चर्मकार समुदाय की एक दीदी जो है वो हमें खिलाती थी, खाना खिलाती थी। और वो चूंकि कक्षा 5 या अभी एग्जैक्ट क्लास तो याद नहीं है, लेकिन उस कक्षा की वो विद्यार्थी थी, और वो हमें बच्चों की तरह खिलाती थी। लेकिन जब हमारी मम्मी वगैरह देखती थी, तो जब हम घर आते थे तो हमारी मम्मी हमको नहलाती थी, और नहलाने के बाद भी ये बोलती थी कि भगवान के पास आज तुम पूजा मत करना, क्योंकि तुम जो है वो उन समाज के व्यक्ति से जो है वो छुए गए हो। एक तो ये एक घटना है। दूसरी घटना मुझे याद आती है, जब मैं कक्षा 9 या 10 में था, तो मेरे पड़ोसी गांव, चूंकि हम पढ़ाई करने गांव से 4 किलोमीटर दूर जाते थे, तो मेरा एक पड़ोसी गांव का एक मित्र था, वो जो है वो अनुसूचित जाति से था। और एक बार हम किसी कबड्डी प्रतियोगिता में हरदा गए थे हमारे जिले में, और जब हम वापस लौटे तो चूंकि बहुत लेट हो गए थे हम, और जो बस का जो रूट है वो सीधे मेरे गांव में आती है, वहां से उसके गांव के लिए बस नहीं थी, स्थानीय संसाधन से जाना पड़ता है। तो मैंने उसे बोला कि आज आप मेरे घर रुको, और मैंने उसे किचन में ले जाके जो है वो खाना खिलाया। तो हालांकि उस दिन तो मम्मी ने खाना खिला दिया और हमें सुलाया भी अच्छे से, लेकिन अगले दिन फिर मम्मी और बाकी लोगों ने बोला कि ये तो तुमने तो उस जाति के व्यक्ति को अपने चौके में बिठा के खाना खिला दिया, और बर्तन वगैरह वो अलग रखने की बात कर रहे थे। लेकिन फिर उसके लगभग 3-4 साल बाद मैं ये परिवर्तन देखता हूँ कि जब संस्थाओं में काम करना शुरू किया, और काम के विवरण भी अगर थोड़ा देखे तो मम्मी का भी थोड़ा एक्सपोजर हुआ, और सोशल मीडिया और बाकी सब चीज़ें पढ़ना लिखना, और भाई बहन सब कुछ पढ़ना लिखना जैसे जैसे एक्सपोजर हुआ, तो ये घर में धीरे धीरे कम होने लगा। पहले एक गिलास या चाय का मग जो है वो बाहर रखा जाता था, अब वैसी कोई सुविधा हमने रखी नहीं है। मतलब हालांकि वो सुविधा नहीं है, लेकिन अब वैसा कुछ अब है नहीं जो सामान्य व्यक्तियों को दिया जाता है, जो अन्य समुदाय के लोगों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वैसा व्यवहार, मतलब बहुत हद तक तो वैसा नहीं, लेकिन वो खान पीन के तौर पे वो जो बर्तन है वो अलग रखने की परंपरा धीरे धीरे खत्म होने लगी है। स्पेशली मेरे घर से तो अभी हो गई है, बाकी गांव में भी मैं देखता हूँ तो अभी धीरे धीरे खत्म हो रही है। और एक घटना है, बड़ी रोचक घटना है, वो मैं शेयर करता हूँ। मेरी एक कलीग थी, मेरे साथ में काम करती थी, और वो मेरे गाँव की थी, और वो अनुसूचित जाति से थी। उसका जब विवाह हुआ तो उन्होंने हम सब कलीग को जो है वो आमंत्रित किया, और चूंकि मैं उसके मतलब हम दोनों एक ही गांव के थे, और हम सब जब साथ में खाना खाने बैठे, क्योंकि मैं अन्य पिछड़ा वर्ग से हूँ, ओबीसी से, और वो जो लड़की थी वो अनुसूचित जाति से थी। तो उसकी शादी हुई तो हम खाना खाने गए, जैसे मित्र लोग हम जाते हैं। तो वो जो खाना बांट रहे थे, जो परस रहे थे, वो वहां से एक अंकल जी बोले, बेटा तू तो बोले फलाना, मतलब तू जो है वो नाई समाज का छोरा है, तो हमारे यहाँ खाना खा लेगा। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार मैं तो दोस्त है, हम डेली ऑफिस में तो लंच शेयर करते ही हैं, और आज यहाँ बैठ के खाना खाऊंगा तो क्या अजीब है। लेकिन फिर समझ में आया कि हाँ यार, इसका तो इतिहास थोड़ा पुराना है और धीरे धीरे ये कम हो रहा है। तो इस तरीके से मैं छुआछूत को देखता हूँ। एक छोटी सी घटना है बस। मैं संस्थाओं में काम कर रहा था, तब भी थोड़ा चैलेंज आ रहा था मुझे। तो मैं एक जगह पे काम करता था,
और मेरे साथ में एक व्यक्ति काम करता था और जिसको अनुसूचित जाति के तबके में भी बहुत नीचे रखा गया है, बहुत ही नीचे, जिनके मतलब बहुत नीचे रखा गया है। मैं उनका नाम और आइडेंटिटी अभी ओपन नहीं करना चाहता हूँ। तो वो साथी मेरे जूनियर थे और वैसे तो धीरे धीरे हम काम कर रहे थे छुआछूत पे, लेकिन जब उन्होंने पहली बार अपने घर से दाल चावल बना के लेके आए तो मैंने खाने की कोशिश की, लेकिन इतना सब काम करने के बाद भी वो, क्योंकि वो कास्ट के तबके में सबसे नीचे आ रहे थे, तो फिर भी मैंने खाने की कोशिश की, एक दो बाइट मैंने खाने की कोशिश की भी, लेकिन मुझे फिर बाहर निकल के क्या पता क्यों गिलानी हुई कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने खुद को टाइम दिया, 4-5 दिन तक खाना नहीं खाया, फिर उनके साथ में अलग बैठ के खाना खाया, मतलब साथ में बैठ के खाना खाया, लेकिन एक दूसरे के लंच बॉक्स में हाथ नहीं डाला। गिलानी हुई, फिर धीरे धीरे सोचा कि यार हम लोग तो परिवर्तन करने वाले हैं और हम ही लोग ऐसा करेंगे या हम, मुझे क्यों गिलानी हुई। मैंने खुद से बहुत 4-5 दिन बात की। अभी ऐसा हाल है कि हम साथ में लंच शेयर भी करते हैं, हालांकि अब मेरे साथ काम नहीं करते हैं वो, अभी मैं दूसरी जगह काम करता हूँ, लेकिन आज भी कहीं मिलते हैं तो साथ में खाना, एक दूसरे के घर का खाना खाना, वो एक सामान्य जो है वो बात हो गई हमारे लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्ते, मैं मिनी। मैंने छुआछूत को देखा है। जब छोटे थे तब तो ये नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, पर कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये गलत है। मेरे कुछ आसपास के या मेरे खुद के पर्सनल अनुभव है जिसे मैं शेयर करना चाहूँगी। और उसमें मेरे मोहल्ले में ही जो दुकान थी वहाँ पर हम सामान लेने जाते थे, तो जो भी सामान और पैसे का लेन देन होता था तो वो आंटी हमको ऊपर से सामान देती थी और जो भी पैसा था वो हमको ऊपर से ही देती थी। तो वहाँ भी हमको लगता था कि ऐसा क्यों। उसके बाद जैसे कहीं मेरी बड़ी दीदी है तो उनके लिए हम रेंट से रूम देखने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर भी सबसे पहले तो हमको रूम दिखा देते थे। उसके बाद पहला क्वेश्चन उनका ये होता था कि आप किस जात के हो, और जैसे ही अगर हमने कास्ट बता दी तो उनका जो बिहेवियर है वो चेंज होकर ये बोल दिया जाता था कि हम आपको बाद में बताएंगे। तो और उसके बाद ना कोई कॉल ना कोई मैसेज आता था। कि एक बार और जब मेरी दीदी की शादी थी तो हम भवन के लिए गए, तो उन्होंने देखकर तो बोल दिया कि हाँ ठीक है मिल जाएगा आपको, पर जैसे ही फॉर्म फिल किया तो उसमें कास्ट का जो कॉलम था उसमें जैसे ही उन्होंने देखा कास्ट का कॉलम जो हमने फिल किया, तो उसके बाद उन्होंने हमको मना कर दिया डायरेक्ट। तो ये हुआ कि फिर वहाँ हमको लगा कि यार वहीं पर फिर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। एक बार की और बात है कि हम दीदी का व्रत था और दीदी ने हमको फूल लेने के लिए भेजा था। तो पास की एक आंटी है तो हम उनके घर फूल लेने के लिए गए, तो उन्होंने पहले तो फूल तोड़ लिए और अच्छे से, और उसके बाद बोलने लगी कि हाँ बेटा कहाँ से हो। और जैसे ही फिर उन्होंने कास्ट पूछा, अचानक उनके माइंड में आ गया और कास्ट पूछा, और पूछ के उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं देंगे तुमको फूल, ऐसे करके। फिर वहाँ भी लगा कि आखिर ऐसा क्यों। जैसे ही उन्होंने देने से मना कर दिया तो बहुत बुरा लगा अंदर, ऐसा लगा, बहुत अपमान सा फील हुआ। पर ऐसा प्रश्न उठा मन में, मतलब छोटे थे पर ये तो नहीं पता था कि भाई क्या करना है, कैसा क्या है, क्योंकि तब इतनी समझ नहीं थी। पर हाँ ऐसा मन में सवाल जरूर उठता था कि भाई ऐसा क्यों होता है। उसके बाद जैसे जैसे समझ बढ़ी लगा कि नहीं यार ये कुछ तो गलत हो रहा है हमारे साथ। क्योंकि और जैसे ही वो हमको ऐसा हमारे साथ होता था तो हम अपने आप को ही खुद को नीचे समझने लग जाते थे। पर जब से हमें समझ बनी, कुछ पढ़ा, जाना, समझा, तो फिर पता चला कि ये हमारे साथ तो जातिगत भेदभाव हो रहा है। फिर समझ आया कि भाई इसको सुधारना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत मजबूत है। क्योंकि हमारे हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझी जाने वाली जाति भी उससे और नीची जाति ढूंढ लेती है और उनके सामने अपने आप को महान समझने लग जाती है। अब रही बात ये कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए, तो इसको मिटाना तो बहुत मुश्किल है, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि इतनी गहराई से समाई हुई है कि उसको मिटा पाना बहुत मुश्किल लगता है। पर हाँ हम कुछ कोशिशों से इसको मिटाया जा सकता है।
इसके लिए हमको बहुत सारे दृष्टिकोणों को अपनाना होगा। किसी एक दृष्टिकोण से या किसी एक बात से हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए हमको व्यक्तिगत रूप से हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हमको समाज, सरकार और व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमको कम उम्र में ही बच्चों को समानता और भाईचारे की शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फूले जैसे समाज सुधारकों को पढ़ना और पढ़ाना होगा। और जाति के आधार पर जो भेदभाव करने वाले हैं उन पर सख्ती से कानूनी कार्रवाई करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमको अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि जब तक हम अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक यह बात है वो वास्तविकता में काम नहीं करेगी, सिर्फ कल्पना मात्र रह जाएगी। इसलिए अगर हमको पूरी तरह से ख़त्म करना है तो हमको अंतर्जातीय विवाह पर जोर देना होगा। और साथ में हमारे जो शास्त्रों और धार्मिक मान्यता हैं उनकी एक नई व्याख्या करनी होगी, ताकि कोई भी जाति ऊंच नीच का आधार न बने। हमको शादी या दोस्ती या कोई भी हमारा रिश्ता हो उसमें हमको जाति को महत्व नहीं देना होगा। तभी हम किसी तरीके से एक नई कोशिश कर पाएंगे जातिवाद को ख़त्म करने में। और सबसे बड़ी बात यह कि जब भी जाति के आधार पर अन्याय दिखे तो वहाँ हमको चुप नहीं रहना होगा, वहाँ हमको हमारी आवाज़ उठानी होगी। और ये केवल कानून से ही खत्म नहीं होगा, क्योंकि कानून तो बने हैं लेकिन फिर भी आज भी हमको जाति के आधार पर अनेक घटनाएं सुनने को मिलती है। अगर हमें इसे पूरी तरह से खत्म करना है तो हमको सबसे पहले हमारी सोच और व्यवहार से इसे खत्म करना होगा, तभी हम इसे पूरी तरह मिटा पाएंगे। थैंक यू। यस, आपका गांव कौन सा है और आपके गांव में छुआछूत आज किस रूप में है और आपने किस तरीके से छुआछूत को देखा है वो आप बताइए। सिराली तहसील के बावड़िया गांव से हूँ मैं। और हमारे गांव में छुआछूत जैसे हमारे गांव में उच्च में जाति में ओबीसी है जैसे गुजर हैं, जैसे कि छोटी जाति को भलाई जमार को जैसे मंदिरों में नहीं जाने देना। और जैसे हेडपम्प गांव में लगा है तो वहाँ पे भी पानी नहीं भरने देना। और अगर उनके घर जाते हैं तो पानी जैसे पिलाते हैं तो वो फिर हमको नीचे बिठाते हैं। और जैसे सामूहिक जैसे पंगतों में भोजन होता है तो सामूहिक भोजन नहीं कराते, पहले अलग बिठा के कराते हैं। और बहुत जैसा मतलब ऐसा गिल्टी फील होता है कि क्यों आ गए ऐसा। आपका कोई अनुभव है जहां आपने देखा हो कि ऐसा कुछ हुआ है या फिर छुआछूत से आपके जीवन में आपने कहीं देखा है क्या, महसूस किया है क्या? हाँ, मैंने मेरे जीवन में देखा है, हमारे गांव में ही देखा है और हम वो परिस्थिति से गुजरे हैं, इसलिए मुझे पता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन कि क्या इसको कैसे दूर कर सकते, कोई उपाय या सुझाव हैं क्या? मतलब क्या सभी जातियों के लोग एक साथ आ सकते हैं और किस तरीके से आ सकते हैं, या फिर कैसे पहल की जा सकती है अगर हम चाहें कि छुआछूत ख़त्म करनी है या फिर छुआछूत को धीरे धीरे हटाना है, क्योंकि वो एक प्रकार का कलंक है। तो किस रूप में आप देखते हैं, कैसे हो सकता है ये? वैसे तो ज़्यादा छुआछूत अब अभी के समय में फ़िलहाल में तो बहुत कम है। जैसे युवा पीढ़ी तो उनको इतना वो नहीं है कि छुआछूत करे, बाकी जो बुज़ुर्ग हैं वो अभी छुआछूत करते हैं। मतलब वैसे तो छुआछूत कम होते जा रही है, फिर भी फ़िलहाल में हमारी कोशिश बनेगी कि हम छुआछूत दूर करेंगे। काका जय भीम। जय भीम। आज तो स्वतंत्रता दिवस है और देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन हमारे गांव में जी आज जो जाति व्यवस्था है या छुआछूत है उसके क्या हाल है? मतलब कौन लोग आपस में नहीं बैठते, नहीं खाते, क्यों नहीं खा रहे हैं, उसके कुछ कारण आपको अगर पता हो तो बता सकते हैं। नहीं, वो अभी तो कोई नहीं, सब बढ़िया है, ठीक है अभी। और अभी तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई अपने से छुआछूत कर रहा है। पर कोई लोग हैं तो वो अपनी छोटी समाज में ही है अभी, बड़ी समाज उतना नहीं कर रहा है अभी। बस और कुछ नहीं। ठीक है। और आपस में जैसे दो दलित जातियां आपस में खाना क्यों नहीं खा पा रही है? क्योंकि वो तो समांतर है, समकक्ष है, एक दूसरे के बराबर है, फिर भी अगर वो खाना नहीं खा पा रहे हैं तो क्या कारण है? क्या कुछ आपने सोचा है, सुना है, देखा है? अभी तो
ये अपने को भी नहीं मालूम कि क्यों नहीं खा पा रहे हैं। ठीक। अब उनके दिल में क्या है क्या नहीं है अपने को नहीं मालूम। बाकी अपन नहीं सोचते कि ये कौन जाति का है कौन समाज का है, अपन तो ऑलराउंड है पूरे। अच्छा, जैसे यहाँ 2 जातियाँ हैं, बलाही और चमार समाज। हाँ, दोनों के लोग क्या आपस में शादी ब्याह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें साथ में खाना खाने के लिए आज तैयार है या अभी नहीं तैयार है? अभी नहीं है। उसके कुछ कारण आप बता सकते हैं क्यों ऐसा क्यों है? कारण हम लोग जो हैं वो तो छुआछूत का उतना वो नहीं रखते, बाकी जो बलाई समाज में है जी वो रखते हैं। जी, ठीक है। और एक कुएं पर एक साथ पानी भरना अभी शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, क्या उसका क्या स्थिति है? वो भी ये स्थिति है कि अगर हम लोग जाएंगे कुएं पे तो भलाई समाज मतलब दूर हट जाएंगे और अपने बाल्टी जो कुछ भी है भरने का साधन उसको दूर हटा लेंगे और उसके बाद में वो हमारे पानी भरने के बाद में फिर वो लोग भरेंगे। तो आज हम लोग हैं भीम आर्मी के संभाग अध्यक्ष महेंद्र कासिव जी के ऑफिस में और उनसे जानने वाले हैं कि उनके छुआछूत को लेकर, अस्पृश्यता को लेकर क्या अनुभव रहे हैं या उन्होंने किस तरीके से जाति का दंश झेला या महसूस किया है और उनके गांव में किस तरीके से ये काम करता है और आज लोगों को प्रभावित कर रहा है या उनके जीवन के अनुभव क्या हैं। तो हम आपका सबसे पहले तो वेलकम करते हैं। बिल्कुल, और धन्यवाद। आप शुरुआत करिए आपके जीवन की किसी स्टोरी से या जो आपने देखा है, जो महसूस किया है और कैसे जातिवाद या फिर छुआछूत का सामना आपने किया है, आप भी प्रभावित उससे रहे हैं, क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महेंद्र काशिप, मेरा और हरदा के एक छोटे से गांव में निवास करता हूं जिसका नाम है गांव झालवा, तहसील हंडिया, जिला हरदा, मध्य प्रदेश। मैं जब बहुत छोटा था, लगभग कक्षा 4वीं-5वीं में पढ़ता था, उस टाइम हमारे गांव में जो है कि स्कूल नहीं हुआ करते थे, लेकिन सरकार की कुछ ऐसी योजना आई। 2001 में वहाँ पर स्कूल की स्थापना होना था, लेकिन वहाँ पर स्कूल नहीं होने के कारण हम जो है कि एक महुए के झाड़ के नीचे बैठते थे और वहाँ पर पढ़ाई करते थे। और उस टाइम मध्याह्न भोजन मिलता था, तो मध्याह्न भोजन के दौरान क्या है कि सब अलग अलग लाइनें लगती थी और वहाँ पर हम मध्याह्न भोजन करते थे। और जब हम लोग खाना खाते थे, खाना खाकर फिर हेडपम्प सामने लगाता था, हेडपम्प पर जाते थे, तो वहाँ पर भी लाइन लगाना पड़ता था। जो पहले ऊंची जाति का व्यक्ति रहेगा वो पहले प्लेट धोएगा, फिर उससे नीची जाति का रहेगा फिर वो प्लेट धोएगा, वो उसकी थाली साफ करेगा और फिर हमारा लास्ट में नंबर आता था। तो उस दौरान काफ़ी बार जब वो बड़ी जाति के लोग, मैं उस टाइम बच्चा था, बड़ी जाति के लोग कुछ समझदार बच्चे थे, तो जब वो थाली उनके बर्तन जब वो साफ करते थे तो अचानक कभी कभी मैं हेडपम्प के ऊपर चढ़ जाता था, तो वो वहाँ पर हमको भगा दिया, मतलब हमको दूर कर देते थे और अपमानित करके चिल्लाकर बोलते थे नीचे उतर जाए। फिर हमें टीचर ने भी ये चीज़ सिखाया कि बेटा क्या है कि एकदम से इतना बदलाव नहीं आएगा, ये लोग ऊंची जाति के हैं, पहले इनको धोने दो, बर्तन साफ करने दो, उसके बाद में जब अपना लास्ट में नंबर आए फिर हम सबसे लास्ट में जो है हमारे बर्तन साफ करते थे। तो वहाँ पर भी मुझे बहुत हर्ट हुआ, चूँकि मैं बच्चा था, गांव का माहौल था, तो हमें ये चीज़ हमारे जो माता पिता है, परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो समझदार हैं, वो भी हमको यही सिखाते थे कि ये लोग अपने से बड़ी जाति के लोग हैं, ये जो कर रहे हैं वो सही है, कभी उसका विरोध नहीं करना है। अगर विरोध करते भी थे तो हमारे घर वाले हमको पहले डांटते थे, हमारे घर वाले हमको बोलते थे कि नहीं चुप हो जा। तो इस टाइप से चलता रहा और फिर हमारे गांव का जो आज भी ये माहौल है कि जो किसान व्यक्ति है, जो दबंग व्यक्ति है, जो पैसे वाला है, जो धनाढ़ है, वो अगर गांव से गुजर रहा है या फिर सड़क पे भी खड़ा है, तो जो छोटी जाति का व्यक्ति रहता है, जैसे हमारी कास्ट का व्यक्ति जो रहता है, SC का या फिर ST का, जो गरीब,
वो अगर कोई सेठ आया, कोई मालिक आया, किसान अगर आया, तो वो सड़क पे ले जाकर खटिया लेके जाता है उसके लिए आज भी, कि भैया पटेल साहब बैठो यहाँ पर। और अगर उनके बच्चे भी अगर आएंगे तो हमारे जो बुजुर्ग माता पिता है वो उनके बच्चों को नमस्कार करते हैं, पटेल साहब राम राम, इस टाइप से उनका सम्मान करते हैं। तो ये मुझे बहुत हर्ट हुआ और मैं बचपन से जो है इसके खिलाफ रहा और इसी कारण मैं गांव में ज़्यादा रह नहीं पाया, क्योंकि मेरे माता पिता इसके खिलाफ थे। मैं वहाँ पर रहता तो काफ़ी विवाद होता था, तो इसी कारण मुझे जो है कि हरदा भिजवा दिया गया। तो गांव में मैं पढ़ाई नहीं कर पाया और मुझे हरदा हॉस्टल में मेरा काफ़ी टाइम रहा, लगभग 3-4 साल रहा, फिर रूम से रहा। और इसी चीज़ को चलते हुए फिर मैंने शादी कर ली अचानक और फिर मैं इंदौर चला गया। इंदौर में कुछ साल रहा, फिर वापस पिताजी कहने लगा। यहाँ पर जब मैंने देखा, जब मैं समझदार था कॉलेज टाइम, मेरे दिमाग का काफ़ी विकास हुआ। तो आज हम हरदा शहर में बैठे हैं और हरदा शहर में एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिनका खुद का छुआछूत को लेकर अनुभव है और वे एक सरकारी कर्मचारी वर्ग से आते हैं, अधिकारी वर्ग से आते हैं। तो वो अपनी कहानी खुद साझा करेंगे आपके साथ। तो आपका स्वागत है और हम ये जानना चाहेंगे कि छुआछूत को लेकर आपके क्या अनुभव है, किस तरीके से आपने देखा है, महसूस किया है, और उसके बाद आपके मन में कैसे भाव आए और क्या सवाल भी आए कि छुआछूत है क्या, क्यों होती है और किन लोगों से होती है और कौन करता है। इन सब के जवाब हम आपसे चाहेंगे। जी, मेरा नाम सालक राम गार्गे है। मैं शहर हरदा में निवास करता हूँ और प्रारंभिक जीवन मेरा जो है, जन्म से मैं गांव में रहा हूँ, गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहा हूँ। बचपना गांव में बीता है। प्राइमरी स्कूल की शिक्षा जो मैंने गांव में प्राप्त की है। जब मैं पढ़ता था, पढ़ने से पहले भी मेरा ये अनुभव रहा, मैं देखता था कि हमारे गांव में छुआछूत विकराल रूप में थी उस समय, बहुत थी। जब स्कूल में भी हम जाते थे तो हमारे साथ भेदभाव होता था। यहाँ तक कि गुरु हमारे जो थे, टेबल पे सब बच्चों को खड़े करके शिक्षा देते थे और हमें अगर कोई पनिशमेंट भी देना, गलती का पनिशमेंट देते थे, वो रूल्स ऐसा देते थे कि हम उनसे टच न हो जाए। और कई सारी चीज़ें हैं, शिक्षा में भी प्राइमरी क्लास में भी हुआ है। हम किसी के घर भी जाते थे तो हम उनको टच न कर पाए, कोई सामान लेने भी जाते थे। कई सारे ऐसे जीवन के अनुभव रहे हैं मेरे। ये 1976-77 के पहले का मतलब है, तब की बात है। धीरे से मैं प्राइमरी के बाद जब मिडिल क्लास अटेंड करने जब शहरों के बीच आया, तब मेरे मन में ये कई प्रश्न उठते थे। तब मैंने ये बदलाव देखा जब मैं पहली बार शहर में पढ़ने गया, 6वीं से 8वीं-11वीं तक। उस समय मैट्रिक हुआ करती थी, 11वीं बोर्ड हुआ करती थी उस समय। तब मैंने ये बदलाव देखा, अंतर देखा। मेरे गांव में छुआछूत थी। मेरे मन में ये प्रश्न उठता था, मैं खुद अपने आप को ये समझता था कि यार हो सकता है कि हमारे साथ छुआछूत की जा रही है, मतलब हम इसी योग्य हैं। हो सकता है हमें जो चीज़ बताई जा रही थी, जो कहा जा रहा था कि आप ऐसे हो, आप नीच हो, आप छूत हो, आप इसको छू नहीं सकते, कई सारी चीज़ें तो हम ये मान लेते थे। क्योंकि प्रारंभिक हमारे अंदर जो अंकुरित होता था, जो हम जानते थे, हमें जो बताया जाता था, वही हमारी चीज़ें अंदर से पैदा होती थी, उसी को हम जानते स्वीकार करते थे। जब हमारे पेरेंट्स, हमारे पिताजी जो कि अशिक्षित थे, उन्हीं सवर्णों के यहाँ अपना मेहनत मजदूरी करते थे और लेकिन उनकी मेहनत से, उनके प्रयासों से हमको बाहर शहरों में जाने का मौका मिला। हमने शिक्षा प्राप्त की वहाँ। तब और छुआछूत की भावना और द्वेषता की भावना ने विकराल रूप धारण किया। एक अनुभव है, हमारे पिताजी जो जहाँ मेहनत मजदूरी करते थे, उनसे छुट्टी लेने गए थे कि भैया मैं अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बाहर निकला। तब उनको ये कहा गया था कि छुट्टी लेके क्या करना है, हमारे पास इतनी सारी संपत्ति है, धन है, दौलत है, हम हमारे बेटों को शिक्षा नहीं दे सकते, इतनी महंगी होती है शिक्षा, तुम क्या पढ़ाओगे। सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है, सबसे अच्छी बात है, हमारे यहाँ
आप मजदूरी में लगा दीजिए, पढ़ाना लिखाना आपके बस की बात नहीं है। आप उनको भैंस गाय ढोर में लगा दिए जो कुछ उसके बदले में जो धान आएगा उसके आपके बच्चों को परवरिश दी जाए। लेकिन मनमानी करते हुए हमारे पिताजी ने नहीं माने और हमको शहर की ओर भेज दिया, जहाँ एक हॉस्टल हुआ करती थी जिसको छात्रावास कहते हैं। वहाँ रहकर हमने अध्ययन किया। वहाँ हमारे मन में ये परिवर्तन आया कि हमने देखा जो गांव के परिवेश में, गांव के व्यवहार में और शहर के व्यवहार में जो अंतर आया, उसको देख के हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते थे, बहुत सारे बदलाव आए। वहाँ हमारे साथ शहर में कोई भेदभाव नहीं करते थे। जिस छात्रावास में हम निवासरत थे वहाँ भी SC ST की हॉस्टल थी, तो वहाँ 2 ही ग्रुप के लोग रहते थे हम। लेकिन गांव में ये तुलना करी, गांव में हमारे SC वर्ग में भी एक दूसरे से हम छुआछूत करते थे उस जमाने में। छुआछूत SC SC से छुआछूत करते, जैसे कि समाज होती है एक दूसरे से छुआछूत करते थे। उनके हाथ का पानी नहीं पीना, कुएं से पानी नहीं, गन सारी चीज़ें। और वहाँ हम एक साथ में बैठ के भोजन करते थे। तो ये चीज़ें फिर मेरे अंदर और बदलाव लाई। उस बदलाव के लिए वो एक उदाहरण ये भी है कि जब वहाँ से मैं अपने गांव आया करता था, उस समय अपने गांव आता था तो छुट्टी मनाने आता था, राखी पे आता था, दिवाली मनाने आता था। तब मुझे ये अंदर ही अंदर ये दिक्कतें कोसने लगती थी। मेरे मन में प्रश्न उठते थे, यार ये गांव में जहाँ मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ, वहाँ हमारे साथ ऐसा भेदभाव स्वर्ण लोग करते हैं। स्वर्ण यानी आप समझ लीजिए कि आज जो है स्वर्ण ही कहें उनको, जो हमारे साथ छुआछूत करते थे। तो ऐसा क्यों होता है? एक उदाहरण है मेरे जीवन का बहुत अच्छा। मैं सन 84 से ही मेरे को गाने बजाने में रुचि थी। वहाँ की संस्कृति शहर की ऐसी थी कि मैं गाने बजाने का शौक हो गया था। जब मैं अपने गांव में आता था तो जब हम भजन कीर्तन करते थे तो एक मंदिर है मेरे गांव में, और उस मंदिर में जब भजन कीर्तन का कार्यक्रम हुआ, मेरा अनुभव है ये, तो हमारे ST वर्ग के लोग जो होते थे, हमारे ST, उनका एक मंडल था, एक मंडल हमारा था। मैं SC से बिलोंग करता हूँ। तो और वहाँ मंदिर के अंदर जहाँ कंपाउंडमेंट बना था, वहाँ उन्होंने भजन कीर्तन किया। और जब हमारी बारी आई तो सामने एक गली होती थी जहाँ एक चबूतरा बना होता था। वहाँ वो एक ढोलक रखने का स्टैंड, जिसको घोड़ी कहते हैं गाँव की भाषा में, उसको निकाल दिया गया और उन्होंने कहा यहाँ ढोलक वाला बजाएगा और आपको यहाँ गायकी करना है। मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठे थे। मेरे जो उस समय मेरा एक साथी था जो उम्र में ज़्यादा था और हमारे मंडल का प्रेसिडेंट कह सकते हैं, जो मंडल को संचालित करता था, मैंने उनको कहा कि मुझे नहीं आ पाएंगे, मैं नहीं गा पाऊँगा, क्योंकि मेरे मन में ये बदलाव था। मैं देखना चाहता था मेरे गाँव में मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ, मेरे साथ नहीं, हमारे सारे समुदाय के साथ, जाति वर्ग के। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, आपको आज भजन तो करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ भजन कीर्तन नहीं गाओगे तो उससे मेरा अपमान होगा, क्योंकि मैं उस हमारे जो मुखिया था मंडल का, उसका अपमान नहीं करना चाहता था। मैंने उस भजन गली में किया और उसका मेरे मन में कई सारे क्वेश्चन उठे थे। तो मेरे मन में ये क्वेश्चन थे उस समय, कई सारी चीज़ें हैं कि यार हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। वो जो भगवान अंदर बैठा है, क्या हमारी छाया से या हमारे वहाँ हमारी आवाज़ सुनने से भी इतना वो हो जाएगा कि उनको तकलीफ होने लगेगी भगवान को, और हमको गली में, और गली में से भी आवाज़ सुन के कान में जा रही होगी, अगर वो सुन रहा होगा तो। लोग हमारे भजनों को सराहना करते थे, हम अच्छी तर्जों पे गाते थे। शहर में रहते थे तो कुछ संगीत का शौक था तो अच्छी चीज़ें गाते थे, तो सुनने में प्रशंसा जरूर करते थे, लेकिन अंदर नहीं, बाहर। ये कई सारी चीज़ें मेरे जीवन में आई है और उसका प्रभाव तो पड़ा है मेरे शहरों में रहने के माध्यम से। मैं आगे तो जब आप शहर की ओर आए, आगे बढ़े, और तो शहर का जो विभागीय काम होते हैं, और वहाँ आपने जाति या फिर कहीं शहर में कहीं महसूस किया है क्या ऐसा माहौल, जिस हरदा में आप रहते हैं वहाँ ऐसा महसूस किया है? और गांव में क्या अंतर दिखा शहर और गांव की अपेक्षा? है, गांव और शहर में तो काफ़ी अंतर है। शहरों में बहुत कम महसूस करने को मिलता है अंदर, मतलब आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला दिखावा नहीं होने देता जो आपसे छुआछूत कर रहा है। ये बहुत अंदर
लेकिन चूंकि उसको मालूम है ये शिक्षित आदमी है, तो वो महसूस नहीं होने देगा आपको जो छुआछूत आपके साथ कर रहा है। तो आप मन में समझ जाएंगे कि ये छुआछूत कर रहा है, लेकिन न वो कह पा रहे हैं न महसूस होने देते हैं, इसलिए उसका अंतर हम समझ सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ सब बराबर है। शहरों में होटलों में हम खाना खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, सारी चीज़ें हैं। विभाग में भी सब बढ़िया समानता का व्यवहार है और विभाग में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अंडरग्राउंड अगर उनकी भावना है तो वो उनके अंदर की चीज़ है, हमारे अंदर है तो हमारे अंदर की चीज़ है, इसको प्रसारित करना थोड़ा सा मुश्किल है। अरे तुम तो यो जल चढ़ा दो यार, मगजमारी दूर करो। कही है मैं तो फिर कोई अपने निकाल कर ले। हाँ तो कर लो नहीं भाई, तुम ये नेता और बाहर का आकर ज्यादा यहाँ तीरमदास बन रहे हैं। हम चढ़ाएंगे यार जल्दी। तो तुम्हारा का लाज शर्म आएगी नहीं? तुम्हारा मंदिर है कहीं? अरे वो सूचना मतलब पीछे है तो है जो कहीं है, जो भगवान को दूर से ही खुश है वो नहीं तो पंडित बन जाओगा, भगवान बन जाओगा। चलाना है जो पंडित से तीरमदासी कर रहा है तुम, चलाना का शर्म नहीं आया तुम्हारा? मैं आज बोलता हूँ कहीं वो ऊपर चढ़ गो तो ये समझ लीजिए। तो क्यों जाओ, क्यों माँ चुदवा रहे तो कह रहा हूँ, क्यों कहना पालन करो। तो बाबा जी जल चढ़ा दो। देखो मामा जी, मैं कहीं कह रहा हूँ, गाली देखो मैं बात करो, मैं ये बोल रहा हूँ ये जल चढ़ा दो हम जा रहा है, तो यही कह रहा हूँ मैं, कहीं नहीं कह रहा हूँ। कोई पंडित क्यों नहीं तो मैं अभी पंडित जी से यही बोलियो कि नहीं? मैंने मामा जी यही बोले उनसे, यही बोले, मैंने कहीं गलत तो नहीं बोले तुम? पंडित बन जाओगा तुम? मामा जी मैंने यही बोले इनसे। हम लोग छुआछूत को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो छुआछूत को लेकर आपके अनुभव क्या रहे हैं? गांव में किस तरीके से आपने देखा है या महसूस किया है? कौन लोग करते हैं, या स्कूल में, या जो भी आपके जीवन में जो अनुभव रहे हैं वो हमको साझा करिए। मेरा नाम वंदना ओसवाल है, मैं BA फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरा गांव भुवनखेड़ी है। यहाँ जब हम स्कूल जाते थे तब हमारे यहाँ हम जैसे कि SC के हैं या छोटी जात के हैं, तो बड़े लोग है ना हमें ऊपर से खाना देते थे और उनकी समाज वालों को अंदर बैठा के, जैसे किचन था हमारे स्कूल में, वहाँ पर बैठा के भी खिला देते थे, पर हमें बाहर से ही खाना देते थे और ऊपर से देते थे। और जैसे हमारे गांव में छाछ मांगने जाते थे तो वो ऐसे ही दूर से ऊपर से, बहुत ऊपर से छाछ भी देते थे। और कुएं पे पानी लेने जाते थे तो दूसरे समाज के लोग, अगर ऊपर दूसरी समाज के लोग रहे तो वो नीचे ही रहते थे और बहुत छुआछूत करते थे। बस वही। अच्छा, जब आपके साथ ऐसा होता था तो आपको कैसा लगता था? हाँ, मुझे तो बहुत बुरा लगता था। और जब ऐसा होता था तो आपने घर आकर किसी को बताया या किसी का विरोध किया क्या, या घर आकर बताया तो क्या जवाब मिला? घर अगर बताते हैं तो सब बोलते हैं कि वो अब बड़ी समाज के हैं, क्या कर सकते हैं उनका। तुम्हारा मकसद ये हो कि भलाई समाज की कठिन नहीं बनाना? बिल्कुल बने। कौन की बने? सबकी बने खाते गांव में। आप क्यों नहीं बना रहे तुम? गांव का रिवाज ये बाप से नहीं बनाते। नहीं तो गांव का रिवाज गलत है नहीं भाई साहब? ये रिवाज आओ सरपंच से लड़ लो, हम बनाते हैं। नहीं, सरपंच से लड़ने वाली बात थोड़ी। दुकान तो तुमने खोली गाँव में, तुमको बनाना चाहिए कठिन है। हाँ, सबकी बनाना है, चमार भंगी सबकी बनाना पड़ेगा था। और अगर ये छुआछूत अगर चलेगी ना, तुमने बात करी तो सबसे पहले तुम्हारी बना। नहीं, अगर ये छुआछूत अगर चली नहीं तो फिर इस पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तुम जानते हो। फिर SPSC लग सकता है इसमें, SPSC लग सकता है, फिर तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, या तो फिर तुम गांव में दुकान नहीं खोल सकते। हाँ, तो मैं बिल्कुल तुम्हारी सक्सेस पहले बना। वो तो हाँ करे या नहीं करे, ठीक है, लेकिन तूने दुकान खोली तो तेरे को ये काम करना है। तेरा काम है बाल काटने का। यहाँ कोई जाति और कोई धर्म नहीं, यहाँ मुसलमान भी आएगा, हिंदू भी आएगा। है मुसलमान की बनाई होगी तूने कठिन? बता, मुसलमान की बनाई, एक हिंदू की कठिन नहीं बना रहा तू भलाई समाज का है? ये तो फिर सरासर, ये तो छुआछूत हुआ कि नहीं फिर सरासर है? या तो फिर दुकान अपने घर रखना चाहिए तुमको, यहाँ पब्लिक प्लेस पे दुकान नहीं खोलना चाहिए तो फिर तुम है? ये तो गलत है ना भाई साहब। आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है क्या?
और वो दुर्गा प्रसाद बोल रहा है ना कि पंचायत में लिख के दो और वहाँ ऐसा करो वैसा करो, है ना। लिखने वाले कोई बात नहीं है, सरेआम दिख रहा है कि छुआछूत है, हो रही है। आजादी के 75 वर्ष 79 साल हो गए अभी तक भी। आज भी जब दलितों के बाल काटने पर अगर नाई अगर रोक लगाता है तो हम आजाद नहीं है, आज भी गुलाम की ओर है। फिर अगर देखे जाए एक मायने में तो है, किस आजाद भारत की बात कर रहे हो यार। आज तो हम अभी भी गुलाम है फिर तो, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो है। आपने तो आपका तो काम है ना बाल काटने का, और आप बाल काटने की बजाय आप तो तुम हमें रोक रहे कि आप भलाई समाज से आपके बाल नहीं काट सकते हैं यार। आप बाल नहीं काट सकते तो आपको दुकान नहीं खोलनी थी यहाँ पर, फिर आपके घर रखनी थी आपको दुकान है। ये कोई परमिशन नहीं है यहाँ से वहां तक दुकान रखने की। आपको बोलो, मैं बताऊं आपको। दीपक भाई, सबसे पहले तो आपको जय भीम। जय भीम। और ये आज आपसे हम बात करना चाह रहे हैं, और बात ये करना चाह रहे हैं कि अब तक आपका अनुभव जाति व्यवस्था को लेकर क्या रहा, और छुआछूत को आपने महसूस किया है, देखा है, और कोई उदाहरण आपके पास हो तो वो भी आप दे सकते हैं। अभी का भी दे सकते हैं, शुरुआत से जिस तरीके से आप जहाँ भी रहते हैं वह क्या क्या दिखाई देता है, इस संबंध में आपसे हम बात करना चाह रहे हैं। तो आप यदि शहरी भाषा में सक्षम है बात करने को तो कोई बात अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप अपने गांव की जो आपकी खुद की भाषा है उसमें बोलना चाहेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी कि हम जो निमाड़ी, भुआनी, मालवी का जो मिक्सअप हम यूज़ करते हैं उसमें भी बात कर सकते हैं।
देखो, पहली बात तो मैं रहने वाला हूँ गांव का, मतलब शहर से करीबन 10 किलोमीटर दूर, मतलब वो ग्रामीण में आता है। तो शुरू से ही हमारी बात चलती है एक 6 के हिसाब से, तो मैं उसी के हिसाब से बोलना चाहूँगा। तो मेरा अनुभव आप शुरू से पूछना चाहते हो, बचपन से, या अभी का पूछना चाहते हो? तो कोई भी घटना बता सकते हैं आप जो जिसमें आप सूटेबल हो, जो आप बताना चाहें वैसे बता सकते हैं। तो मैं उस समय मतलब स्कूल में मतलब अपने पढ़ाई के दौर पे गया था, मतलब अपने ग्रामीण में मतलब पढ़ाई करने जाते थे। उस समय की मैं घटना बताता हूँ कि उस समय मतलब हमारे मतलब गांव के अंदर मतलब हर व्यक्ति गांव के अंदर मतलब एक सामान्य मतलब पढ़ाई करता था। मतलब हर व्यक्ति मतलब एक ही स्कूल में मतलब जो सरकारी रहती थी उसी के अंदर पढ़ाई करता था। तो पहली बात तो कि मैं अपनी उम्र बताना चाहता हूँ कि आप अगर विश्वास न करना चाहो तो मेरी आज 30 साल की उम्र है। उस समय करीबन मेरी उम्र होगी तो नहीं कम से कम 10 साल की, तो मतलब आज 20 साल का फ़र्क होता है। तो 20 साल के अनुभव में आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस समय हम पढ़ाई करते थे तो मतलब पहले स्कूल के अंदर खाना दिया जाता था। तो मतलब कि हर व्यक्ति को मतलब घर से मतलब अब जो जैसे आजकल कि मतलब प्राइवेट स्कूल में मतलब घर से टिफिनें हो जाती है, मतलब वो होता है। पहले उस समय ऐसा नहीं था। पहले अपन को स्कूल के अंदर मतलब जैसे लंच टाइम होता था, मतलब स्कूल का मतलब खाने का टाइम होता था, तो उस समय मतलब अपन को स्कूल के अंदर से खाना मिलता था। तो उसमें क्या रहता था, मतलब जैसे हम मतलब छोटे वर्ग के हैं उनकी थालियाँ अलग रहती थी, बड़े वर्ग के हैं उनकी थालियाँ अलग रहती थी। तो क्या रहता था मतलब कि हम जैसे अगर खाना खाने बैठे हैं तो जो हम छोटे वर्ग के हैं तो मतलब उनकी लाइन मतलब अलग रहती थी और बड़े वर्ग की लाइन अलग रहती थी। तो उनमें क्या रहता था, पहले बड़े वर्ग में खाना दिया जाता था और उसके बाद में छोटे वर्ग में दिया जाता था। और उसके बाद में अगर दोबारा मांगना है तो पहले बड़े वर्ग की आवाज़ सुनी जाती थी, उसके बाद में मतलब हमको बचा हुआ दिया जाता था। और उसके बाद में अगर खाना खाने के बाद उठ भी गए तो जब तक बड़े वर्ग के लोग अगर अपने थालियाँ नहीं धो लेते, जब तक हम लोग मतलब कि जो नल था, हैंडपम्प बोलते हैं उसे, उसके ऊपर हम चढ़ नहीं सकते हैं। ये थी स्कूल की कहानियाँ मतलब उस समय। उसके बाद में हमने किसानों के यहाँ भी काम किया। किसानों का यहाँ भी बहुत फ़र्क आया हमें, मतलब कि पहले हमें मतलब कि दूसरे के झूठे मग्गों में हमको चाय दिए जाते थे, हम उसको स्वीकार करते थे, पीते थे मतलब उसको। बाकी जब से हम समझदार हुए हैं, जब से हमने मतलब उन चीज़ों को छोड़ दिया है, आज किसान के यहाँ भी जाते हैं तो उनसे बोलते हैं कि आप जो कप में पीते हैं उस कप में हमें चाय ला के दो, वरना हम नहीं पिएंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। हम आपसे कोई मतलब जायदाद या धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ आपसे हमारा अधिकार मांग रहे हैं। जैसे मैं मेरे आप बीती बताता हूँ, मैं एक किसान के यहाँ काम करते थे। तो मेरा एक मित्र था, प्रेमी था, उसके साथ हम काम करने गए। अब मैं उस किसान के यहाँ पहले से काम करता था तो उन्होंने मेरे को अलग मतलब रखा था। तो उसके बाद में मेरे साथ में जो मेरे मित्र गए उनको बोला चाय के लिए, तो उन्होंने पहले मेरे को चाय दे दी। उनके बाद में वो बोलते हैं कि ये चाय पी ले, उसके बाद में उस कप को धो के तुम चाय पी लेना। तो मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया, अगर तुमको उनको चाय देना है तो नया मग्गा ला के दो, वरना वो चाय नहीं पिएंगे। अब वो व्यक्ति समझे या कुछ अपन नहीं बता सकते हैं मतलब उसके बारे में। बाकी उन्होंने सबसे पहले तो जय किसान, जय भीम। हम भुवनखेड़ी गांव में हैं और हमारे सामने जो व्यक्ति है वो खुद ही अपना परिचय देंगे। और पहला सवाल उनके लिए होगा कि उन्होंने किस तरीके से छुआछूत को देखा है और कम होते हुए भी देखा है, और वो कैसे देखते हैं कि ये कैसे कम हो सकता है, क्या प्रयास किए जा सकते हैं समावेशी तौर पर।
जय किसान जय भीम। मेरा नाम केदार सिरोही है और मैं किसानों के लिए लंबे समय से काम कर रहा हूँ। मैं कई देश में रह के भी आ चुका हूँ। तो भारत के अधिकतर राज्यों में मैं कहीं नौकरी की है, कहीं रहा हूँ, तो मैंने बड़े प्रोस्पेक्ट पे इसको देखा है। अनटचेबिलिटी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 साल तक का मामला है। 10 साल में पूरी तरीके से ये ख़त्म हो जाएगा। उसके पीछे कई कारण हैं। कारण सबसे बड़ा है, एक तो एजुकेशन का और अवेयरनेस का, वो हमारे यहाँ आ रही है। तो उसी के नाम आप देख लीजिए कि जो शहर वाला इलाका है उसमें पूरी तरीके से हम उसको ख़त्म मानते हैं। अब वहाँ पर आर्थिक बेस का माना जा रहा है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, जिनके पास पैसा कम। जहाँ ग्रामीण तबके की मैं देखता हूँ तो जो अलग अलग जगह यहाँ बड़े लेवल पर ख़त्म हुई है। जहाँ पहले लोग मिलते नहीं थे, आपस में बैठने नहीं थे, वो आजकल पानी साथ पीने लगे। तो ये एक बड़ा चेंज हमारे देश में हमको देखने को मिल रहा है और ये चेंज बड़े फास्ट तरीके से हम लोगों के सामने आ रहा है। जैसे हमारे गाँव की बात करते हैं, पहले घर में आने जाने का बात नहीं था, आजकल घर में आने जाने का, साथ में काम करने का, ये तमाम चीज़ें होने लगी। और इसको अगर हमको बहुत जल्दी ख़त्म करना है तो इसको क्लासीफाई करना पड़ेगा, हमको बांटना पड़ेगा, अलग अलग जगह इसको काम करना पड़ेगा, तब जाके ये एक्चुअली ये होम्योपैथिक दवाई की तरह है। इसको जितना एलोपैथी की तरह है नहीं कि एक टेबलेट लिया और ये दूर हो जाएगा, क्योंकि लंबे सालों से ये प्रथा चली आई है और ये प्रथा के पीछे कास्ट बेस है। भारत की जो वैसे खूबसूरती भी कह लो कि वो कास्ट बेस व्यवस्था का है लंबे सालों से, तो उस व्यवस्था को एक साथ में तो चैलेंज नहीं किया जा सकता। परंतु धीरे धीरे जो ऑटोमेटिक बदलाव आए हैं, इस बदलाव को हम थोड़ी सी ताकत लगा के बहुत जल्दी एक समावेशी विकास जिसको हम कह सकते हैं वो कर सकते हैं। उसमें शुरुआती जो दौर है वो डिस्कशंस के हैं, जॉइंट प्रोग्राम्स के हैं, ये तमाम चीज़ों पे धीरे धीरे अगर हम काम करते हैं तो मुझे लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे स्कूल है जी, स्कूल में तो कोई अनटचेबिलिटी है ही नहीं। बिल्कुल, किसी भी स्कूल में कोई अनटचेबिलिटी का बात नहीं आ रहा है। एक ही बच्चा वहाँ, सब लोग एक ही जगह खाना खा रहे हैं, वहाँ तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्पिटल्स में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि गाँवों में ये जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये मसले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। प्राइमरी तौर पे जो वर्ग है, SC वर्ग है, ST वर्ग है, OBC वर्ग है, इनके वर्ग के अंदर की जो जातियाँ हैं जी, उन जातियों की प्राइमरी तौर पर अनटचेबिलिटी ख़त्म करने का काम करना चाहिए जी, हर वर्ग में। तो उसको अगर प्राइमरी तौर पे एक उस पे काम किया जाए, दूसरा गांव सेक्टर पे काम किया जाए, तब जाके ये मुझे लगता है कि बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। और अभी जो ये सोशल मीडिया का समय है, जागरूकता का समय है, अब ग्लोबल इंफॉर्मेशन जिस तरीके से हमारे लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो अमूमन लोगों का माइंडसेट बन चुका है कि अनटचेबिलिटी कुछ है नहीं। अगर वो घर के बाहर निकल रहा है तो उसके लिए अनटचेबिलिटी नहीं है। तो साइकोलॉजिकली वो प्रिपेयर हो चुका है। अब उसका जो घर के अंदर का मसला है वो तोड़ने की ज़रूरत है और उस पर सभी का साथ लेके एक बड़े काम करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है हर वर्ग ने इस पर अपना कदम उठाना चाहिए, हर वर्ग ने इस पर आगे आना चाहिए, हर सेक्टर के लोगों ने इस पे आना चाहिए। इवन मीडिया से लेके, इंडस्ट्री से लेके, ग्रास रूट लेवल पर आना चाहिए। जिस तरह की सिचुएशन अभी ऊपर है, हम जुडिशरी में देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी में देखते हैं, वहाँ पर बड़े बदलाव की ज़रूरत मुझे लगती है। वहाँ से नीचे और नीचे से ऊपर। तो जहाँ तक मुझे समझ में है कि 10 साल से ज़्यादा भारत में अनटचेबिलिटी नहीं रहेगी। बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो बहुत ही हमारे लिए तो खुशी की बात होगी। एक सवाल और केदार भाई कि क्या हमारे जो त्यौहार है, जैसे आज भुजरिया का त्यौहार है, और भुजरिया कैसे लोगों को एक साथ लाने में मदद करता है? मतलब अगर हम देखते हैं तो लोग इस दिन कैसे एक साथ मिलते हैं, जुलते हैं, कैसे? ये देखिए कितनी ब्यूटी का त्यौहार है। यहाँ मैं अपने गांव की परंपरा बताता हूँ। हमारे यहाँ भुजरिया लगाते कौन थे?
जी, मुझे जहाँ तक जानकारी है तो वो एससी वर्ग के लोग एससी हैं। वर्ग के लगाते हैं। जी। बुजरिया आता है, बड़े धूमधाम से होता है, पूरे गांव के लोग उनके साथ होते हैं। बुजरिया की पूजा होती है और उस बुजरिया को गांव में पूरे लोग घर घर एक दूसरे को देते हैं। तो वहाँ बड़ों का पैर पड़ा जाता है बुजरिया देके। तो ये तो हमारे लिए कितना कनेक्ट करने का, मतलब आप इस दिन बिना किसी उसके आप किसी के घर भी आप एक्सेस कर रहे हो, बिना बुलावे के, बिना आवाज़ लगाए, और उनके बड़े बुजुर्ग आपको मिल रहे हैं आप। तो ये इस तरह के त्योहारों को हम लोगों को और बढ़ाना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर हम लोग, जैसे हमारे अन्नकूट होता है, उसमें तो सबको प्रसाद मिलता है। बिल्कुल भाई वो जो गांव में वो पूड़ी और मालपुआ सब्जी वो सबको मिलती है और सभी को लाइन में लग के ही मिलती है। तो जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये सामूहिकता वाली, ये चीज़ें हमारे को एक तरीके से और मजबूती देने वाली है। ऐसे ऐसे त्योहारों को हम लोगों को और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और दूसरा देखिए, अनटचेबिलिटी हम कह सकते हैं, पर अनटचेबिलिटी के बीच में रिश्ते भी हैं। हमारे रिश्ते हर वर्ग में हैं। कोई ने हमको राखी बांधी या कोई को मेरी माँ ने या मेरी वाइफ ने राखी बांधी, तो रिश्ते तो हैं। बिल्कुल उनको भी मना नहीं किया जाता, पर इन रिश्तों के आधार पर हम जो ये एक तरीके से ये कुरीति कह लेते हैं हमारी समाज की, ये खराब चेहरा है टचेबिलिटी, इसको हटाने में उन चीज़ों का भी योगदान लेना चाहिए हम लोगों को। उन चीज़ों को, भाई जब आप रिश्ते बना लिए हो, आपने राखी बंधवा ली, फिर अनटचेबिलिटी क्या है? फिर तो आपने उस बैरियर को तोड़ दिया। बिल्कुल। अगर उसके बाद भी वो बैरियर है तो इसका मतलब है कि हम सही तरीके से उस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, उसके जो खराब पहलू उसको नहीं बता पाए। इन सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर हम अगर काम करें तो बहुत अच्छे और सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।